गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ कामिनी। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी यूनिट सेकंड के नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। हम फर्स्ट 25 क्वेश्चंस अपने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। ये है हमारे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। ये टोटल 50 आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आपको आपकी यूनिट को रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। These 50 concepts will help you to revise your complete unit second। ये हमारे यूनिट वाइज सीरीज चल रही है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हर क्वेश्चंस आपको आपके रिवीजन टाइम में करना ही करना है। ये हर एक क्वेश्चन व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो विदाउट स्किपिंग एनी क्वेश्चंस आपको सजेशंस लगाने ही लगाने हैं। हम स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये यूनिट वाइज मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके 50 कॉन्सेप्ट्स की सीरीज निकाली हुई है। ये हमारे यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग comprises people with complementary skills committed to a common purpose, common performance goals and an approach for which they hold themselves mutually accountable। क्या वो एक ग्रुप होगा या वो एक टीम होगा जो कि सारे मेंबर्स हैं, उनका एक कॉमन गोल है, कॉमन पर्पस है, टीम के सारे मेंबर्स म्यूचुअली अकाउंटेबल है फॉर द एंड रिजल्ट के लिए। तो क्या होता है, वो एक ग्रुप होता है या टीम होता है? बेसिकली जो कंफ्यूजन होगा वो स्टूडेंट्स को इसमें होगा वेदर दैट इज अ ग्रुप और अ टीम। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जो ग्रुप और टीम का बेसिक डिफरेंस पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि ग्रुप मेंबर्स की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, टीम की एक जॉइंट आइडेंटिटी होती है। ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं वो इंडिविजुअल अकाउंटेबल होते हैं, लेकिन टीम में सारे मेंबर्स आपका शेयर्ड वैल्यूज होंगे, उनका एक कॉमन गोल्स होगा, वो सारे एक साथ ही अकाउंटेबल होंगे फॉर द एंड रिजल्ट के लिए। तो यहाँ जो हमें इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग लगता है दैट इज टीम। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, हमारे इंडिया की क्रिकेट टीम के एग्जांपल ले लो, सारे मिलाकर उनका मिक्स कॉम्पिटेंसीज होती हैं। कोई बॉलर अच्छा है, कोई बैट्समैन अच्छा है, कोई फील्डिंग अच्छा कर रहा है, उनका जो गोल है सबका एक कॉमन गोल होता है। दैट इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीम। हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। दैट इज टीम। एक सेकेंड, या यहाँ पर ये बेसिकली ग्रुप और टीम का ये डिफरेंस यहाँ पे शो किया गया। ग्रुप में क्या होता है, हमारे इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, टीम में शेयर्ड गोल्स होते हैं। ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं दैट इज इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, एंड यहाँ पर जो होता है म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी होती है। इट कैन बी इंडिविजुअल बट मेन फोकस इज ऑन म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी। जो ग्रुप में सक्सेस और फेलियर होता है वो इंडिविजुअल होता है, टीम में होता है हमारा कलेक्टिव सक्सेस और फेलियर। तो यहाँ से आपको ग्रुप और टीम का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोन्स्ट्रेशन टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड इज यूज्ड टू ट्रेन। जो डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग मेथड होता है वो बेसिकली किसके लिए ज्यादा यूज करते हैं? मैनेजर्स के लिए, सुपरवाइजर्स के लिए, एग्जीक्यूटिव्स के लिए, वर्कर्स के लिए। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या कर रहे हो आप? उसको दिखा के सिखा रहे हो। टाइप ऑफ ट्रेनिंग बेसिकली ज्यादा जो यूज होता है वो हम वर्कर्स के लिए यूज करते हैं। आपको ट्रेनिंग के ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड्स पता होने चाहिए कि ऑन द जॉब मेथड्स कौन से हैं, ऑफ द जॉब मेथड्स कौन से हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। इसका पहले हम आंसर चेक कर लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ ये इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे वर्कर्स। वो सॉरी, टिक करने में मिस्टेक हो गया। वर्कर्स राइट आंसर है, वर्कर्स। ये आपको ऑन जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स क्या क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। हमारे ऑन द जॉब में आता है जस्ट इंस्ट्रक्शन, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग, जॉब रोटेशन, अप्रेंटिसशिप, कमेटी असाइनमेंट्स। ये सारे हमारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हैं। यहाँ ये हमारे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स है। इन मेथड्स में हर मेथड का आपको पर्टिकुलर मीनिंग पता होना चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। वन ट्रेट that dominates a personality so much that it influences nearly everything a person does is a। आपकी पर्सनालिटी का एक ट्रेड जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है वो क्या होता है? वो कॉमन ट्रेड है, कार्डिनल ट्रेड है या सेकेंडरी ट्रेड है? हमें पता है 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड होते हैं, दैट इज
सेंट्रल ट्रेड, कार्डिनल ट्रेड एंड थर्ड वन इज जो आपका ये होते हैं आपके सेकेंडरी ट्रेड्स। ये ट्रेड्स की थ्योरी किसने दी थी? जिसको भी पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, हु गेव द थ्योरी ऑफ ट्रेड्स। ये जो एक ये इसका आंसर पहले मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज कार्डिनल ट्रेड। कार्डिनल ट्रेड क्या होता है? हमारा सेंट्रल ट्रेड होता है जो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं लाइक मदर टेरेसा का अगर हम कार्डिनल ट्रेड देखें, दैट इज सेल्फ सेक्रीफाइस। हम उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी को इस पर्टिकुलर ट्रेड से डिफाइन कर सकते हैं। कार्डिनल ट्रेड हर इंडिविजुअल में देखने को मिले ऐसा कंपलसरी नहीं है, मोस्टली लोगों में जो होते हैं वो होते हैं सेंट्रल ट्रेड्स एंड स्पेसिफिक ट्रेड्स, सेकेंडरी ट्रेड्स भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। कार्डिनल ट्रेड अगर हम बोलें तो बेसिकली हमें किनमें देखने को मिलते हैं? जो मोस्ट एक्सेप्शनल पर्सनालिटी होती हैं, कुछ एक्सट्रीम केसेस में देखने को आपको मिलता है कार्डिनल ट्रेड। इसका आंसर चेक करा देते हैं, दैट इज कार्डिनल ट्रेड। ये यहाँ पे प्लीज आप इस स्लाइड को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। ये ट्रेड थ्योरी किसने दी है हमें? ये ट्रेड थ्योरी ट्रेड गिवन बाय गॉर्डन एल्पोर्ट। गॉर्डन एल्पोर्ट ने दी थी। ह्यूमन पर्सनालिटी, उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड हमें दिए थे जो कि बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेड्स। ये तीनों आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी हमें हर यूनिट में से एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस लगाने से पहले प्लीज रीड केयरफुली। अगर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चंस को रीड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका आंसर सही ही होना है। फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। द कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप suggests that the effectiveness of a leader depends upon a situation and the followers characteristics। ये हमें पता ही है, जो कंटिजेंसी थ्योरी होती है लीडरशिप की वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है और सिचुएशन पर डिपेंड करती है। तो अगर हम इस फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड कर रहे हैं तो ओवरऑल ये हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है, स्टेटमेंट 1 इज राइट। सेकेंड रीड करते हैं। इक्विटी थ्योरी proposes that people are motivated when they perceive they are being treated fairly। अगर पर्सन को लगता है कि वो एक ग्रुप में या एक ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ इक्वली बिहेव हो, उनको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सेटिस्फाई फील करते हैं। और बेसिकली हमें इक्विटी थ्योरी में बताया गया था, तो ये भी यहाँ से बिल्कुल ठीक है। दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। आंसर चेक कर लेते हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, ये आज का क्वेश्चन नंबर 30th। फर्स्ट स्टेटमेंट, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। पहले तो आप मेरे को ये बताइए, हु गेव द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के फाउंडर का नेम जिसको भी पता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ। थ्योरी में उन्होंने बताया क्या है ये देख लेते हैं हम। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म when they believe their effort will lead to good performance and good performance will lead to rewards and rewards will lead to satisfy their needs। बिल्कुल ठीक, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में हमें यही बताया गया है कि इंडिविजुअल को पता है कि जो उसके इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं वो गुड परफॉर्मेंस को लीड करे, गुड परफॉर्मेंस से उसको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, बेटर रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बेटर रिवॉर्ड्स बेटर इंसेंटिव से वो अपने नीड्स को बेटर सेटिस्फाई कर सकता है। यही एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में हमें एक्सप्लेन किया गया है। तो स्टेटमेंट पहला तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखते हैं। द हाउथॉर्न इफेक्ट सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स विल परफॉर्म बेटर व्हेन दे आर अवेयर दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व। जब वर्कर्स, आपका कोई भी वर्कर्स हो सकते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, अगर उनको लग रहा है कि देयर इज अ वन वॉच है ऊपर है परफॉर्म करते हैं, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल हमें यही बताया था। तो यहाँ से हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आंसर चेक कर लेते हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग HR डिसीजंस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय HR एनालिटिक्स? HR एनालिटिक्स आपके कौन कौन से HR डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेगा? ऑप्शंस रीड करते हैं। HR प्लानिंग, HR प्लानिंग पे बिल्कुल ही उसका इन्फ्लुएंस आता है। सक्सेशन प्लानिंग, हायरिंग, परफॉर्मेंस, कॉम्पनसेशन एंड रिवॉर्ड्स, ये सारे ही जो इसके
फंक्शंस हैं एचआर के, इन सब पर एचआर एनालिटिक्स का इन्फ्लुएंस आता है। तो यहाँ से हमारे हो जाएंगे ऑल ABCDE। आंसर इज फोर्थ। आंसर चेक करते हैं, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय इंटरव्यूअर्स। ये आपके यूनिट सेकंड के कुछ जो ये टॉपिक्स है, इंटरव्यू एंड जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड इंडक्शन ओरिएंटेशन। बेसिकली इनका प्रोसेस पूछ सकते हैं आपसे, सिलेक्शन और ये इस टाइप का जो भी प्रोसेस है, इनका मीनिंग और प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि क्या क्या जो क्वेश्चंस हैं वो इंटरव्यूअर्स को अवॉइड करने चाहिए। ऑप्शंस चेक करते हैं। एस्टेब्लिश एन इजी एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप, ये अवॉइडेंस वाला फैक्टर नहीं है, ये इंटरव्यूअर को करना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है, ये इसमें अवॉइडेंस में नहीं आएगा। एनालाइज करियर एंड इंटरेस्ट टू रिवील स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, ये तो इंटरव्यूअर को करना चाहिए, ये उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आस्क लीडिंग क्वेश्चंस, आप अपना इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले एकदम से लीडिंग आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, जो कि आपके इंटरव्यू को अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। तो दिस इज द पॉइंट यू कैन अवॉइड। ये हमारा एक आंसर हो सकता है। अब हम देख लेते हैं। ए हमारा नहीं होगा, सी हमारा हो सकता है, सी हो सकता है, और बी भी हमारा नहीं है। तो अब हमारे पास क्या बचे, दो ऑप्शन, या तो C D E होगा या ओनली, अब डी तो दोनों में है, तो हम बस ई चेक करके भी अपना आंसर तक पहुंच सकते हैं कि ई ऑप्शन में है या नहीं। इनकरेज अ कैंडिडेट टू टॉक, ये तो इंटरव्यू को करना चाहिए, उसे अपने इंटरव्यू को इनकरेज करना चाहिए कि वो खुल के एक्सप्रेस कर पाए, तो ये अवॉइडेंस में नहीं आएगा, दैट मीन्स ई भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्टली सेकेंड। इस टाइप के क्वेश्चंस आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से और कम टाइम में लगा सकते हो, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक जरूर ही यूज करनी है अपने एग्जाम टाइम पर। फिर भी हम डी एक बार चेक कर लेते हैं। प्लस टू क्विकली इनटू डिमांडिंग क्वेश्चंस, हाँ जी, ये बिल्कुल उसको अवॉइड करने वाला पॉइंट है। तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज C and D ओनली। हियर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा मैच द फॉलोइंग से है। ये हमको टाइप बताए गए हैं, किस टाइप का आपका पर्सनैलिटी है, दैट इज अवॉइडेंट, बॉसिंग, कॉम्पिटेंट, डिफिडेंट। एक सिचुएशन ये है कि आई एम ओके, यू आर ओके, मैं भी हूँ और आप भी ओके हो किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए जो भी हम अपना वर्क कर रहे हैं, तो बोथ आर कॉम्पिटेंट, दैट इज हम 1 का लगा देंगे। थर्ड, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, भाई अगर जो आपका एम्प्लॉयर है, मैनेजर है, वो कह रहा है कि मैंने तो अपना वर्क आपको अच्छे से समझा दिया, अपना जो भी मेरा वर्क प्रोफाइल था मैंने अपना पूरा बहुत अच्छे से किया, लेकिन यू आर नॉट ओके विद दैट, दैट इज ही इज लाइक इन अ बॉसिंग सिचुएशन, वो खुद को सुपीरियर मान के वो आपके ऊपर ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज बॉसिंग। आई एम ओके, यू आर ओके, खुद में ही कमी निकालना, दैट इज डिफिडेंट। आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके, आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके, वो दोनों से ही परफॉर्मेंस से, ना अपने ही एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से, दैट इज अ केस ऑफ अवॉइडेंट। ये आप अवॉइडेंट पर जा सकते हो। इसका हम आंसर चेक करा देते हैं। यहाँ पे ये राइट आंसर के साथ यहाँ मैच किया गया है। आई एम ओके, यू आर ओके, बोथ आर कॉम्पिटेंट। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, बॉसिंग। आई एम नॉट ओके, डिफिडेंट। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, अवॉइडेंट। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट वाइज 50 क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन अपने में बहुत ज्यादा, ये आपको टोटल यूनिट रिवाइज करना बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट्स को हम कवर कर लेंगे, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत है। दिस इज द टाइम कि हम सारे अपने इसको रिवाइज करते हुए, तो प्लीज ये 50 क्वेश्चंस आप हर यूनिट वाइज प्लीज लगा लीजिए, आपको आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे ए और मेंशन होना चाहिए, एक सेकंड ये कर देते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज अ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन दैट ऑफर्स इंसाइट इनटू अ पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की थ्योरी फॉर पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन दैट ऑफर, ये बिल्कुल ही ठीक लग रहा है, आप इसको एक बार समझ के रीड करिएगा।
Transactional analysis is a theory of personality and communication that offers insight into a personal and organizational development. बिल्कुल ही ठीक स्टेटमेंट है. सेकंड स्टेटमेंट, वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज ईगो स्टेट्स. हमारे 3 ईगो स्टेट्स होते हैं जो कि हमें ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में बताए गए हैं. दैट इज पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड. ये तीनों ईगो स्टेट्स का आपको पता होना चाहिए. ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में हमें ये तीनों ईगो स्टेट्स ही दिए गए हैं. दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. यहाँ से हमारे आंसर हो जाएगा दैट इज 1. नेक्स्ट आंसर चेक कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन ये चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 35. स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ना आपका ए मिसिंग हो गया है. इनमें गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 रीड करते हैं. स्टेटमेंट 1, अकॉर्डिंग टू हर्बस 2 फैक्टर थ्योरी, हाइजीन फैक्टर्स आर जॉब फैक्टर्स दैट लीड टू जॉब सेटिस्फैक्शन. हर्बस के 2 फैक्टर्स हैं, एक हाइजीन फैक्टर, एक मोटिवेशनल फैक्टर. हमें पता है कि हाइजीन फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो हम मोटिवेट नहीं हो सकते, लेकिन अगर हाइजीन फैक्टर एब्सेंट है तो एम्प्लॉयज जो है वो डिमोटिवेट जरूर हो सकते हैं. तो यहाँ से हमारे स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. यहाँ जो इन्होंने दे रखा है, ये दे रखा है कि लीड्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन. नहीं, इनके हमें ये जॉब सेटिस्फैक्शन की तरफ लीड नहीं करते. अगर ये फैक्टर्स एब्सेंट है तो डिससेटिस्फैक्शन जरूर आ सकता है. ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया. सेकंड स्टेटमेंट रीड करते हैं. According to Maslow hierarchy of need, esteem needs are at the highest level of needs that individuals seek to fulfill. मैस्लो नीड हायरार्की आप सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. मैस्लोज ने नीड को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था. उसके जो टॉप मोस्ट पे वो नीड आती है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, नॉट ईगो एंड एस्टीम नीड. ईगो एस्टीम नीड्स आती है हमारे 4th नंबर पे. तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ से गलत है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा. बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. नेक्स्ट आंसर चेक कर लीजिए. हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन रीड करिए. Which of the following personality is defined by high level of thoughtfulness, good impulse control and goal directed behaviors? ये हमारा ओशियन मॉडल में से है. आपको पर्सनैलिटी का ओशियन मॉडल पता होना चाहिए. ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अब वो पर्सनैलिटी का कौन सा ट्रेट है जिसमें हाई लेवल ऑफ थॉटफुलनेस होता है, गुड इम्पल्स कंट्रोल होता है एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है. दैट इज कंसेंशियसनेस. इसका राइट आंसर है कॉन्शियसनेस. हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं. कॉन्शियसनेस बिल्कुल ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. हु प्रोपाउंडेड द फोर्स फील्ड थ्योरी ऑफ चेंज? चेंज की फोर्स फील्ड थ्योरी किसने दी थी? ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. कर्ट लुईन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स फील्ड एनालिसिस थ्योरी. आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए. अंडर which type of leadership the authority is centered in the leader himself? जो अथॉरिटी है वो सिर्फ लीडर अपने कंट्रोल में रखता है. ये होते हैं हमारे ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडर. आपको ये सारे ही ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्लेटिव, ब्यूरोक्रेटिक सारे लीडर्स का स्टाइल्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. इस पर एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग से. पर्सनैलिटी बेसिकली क्या होता है? पर्सनैलिटी में आपके होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर. पर्सनैलिटी एक और आपका इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो में शो होते हैं. यहाँ हम इसका राइट देख लेते हैं. पर्सनैलिटी का क्या होगा? बिल्कुल ठीक, कैरेक्टर डेवलप्ड बाय जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, दैट इज पर्सनैलिटी. वैल्यूज में आते हैं हमारे बिलीव्स. तो ये बिल्कुल ही इसका राइट आंसर लग रहा है. बिलीव्स एंड कन्विक्शंस टुवर्ड्स वेरियस सिचुएशंस ये हमारी वैल्यूज हो जाएंगी. परसेप्शंस, हाउ यू परसीव द थिंग, हाउ यू एक्चुअली सी द थिंग्स अराउंड यू. तो प्रोसेस ऑफ व्यूइंग एंड एनालाइजिंग थिंग्स, ये इसको बिल्कुल ही राइट सीक्वेंस के साथ ही यहाँ हमें दिया गया. तो हमारा 4th का वैसे भी 4th ही होना है. एटीट्यूड आपका दोनों हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो हमारे टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली. आंसर चेक करते हैं. ये बिल्कुल ही राइट कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया था. पर्सनैलिटी, कैरेक्टर डेवलप बाय
जेनेटिक एलिमेंटल फैक्टर, वैल्यूज आपके बेसिक बिलीव्स हैं इंडिविजुअल्स के, परसेप्शंस हाउ यू सीज द थिंग, व्यू द थिंग अराउंड अस, एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। Organization encounters many different forces for change which may be external or internal. Which among the following does not come under the external forces of change? ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो कि अफेक्ट करती है। अब हमसे यहाँ जो पूछा गया है कि वो कौन सा फोर्स है जो कि एक्सटर्नल में नहीं आएगा। ये नोट वाला ये जो एक वर्ड होता है, ये नेट एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट वर्ड है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको एक ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ नोट देखने को जरूर मिलेगा, तो प्लीज क्वेश्चन रीड करते टाइम बहुत ध्यान से रीड करिएगा, वरना आता हुआ क्वेश्चन भी आपसे गलत हो सकता है। अब ये जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, ये हमारे इंटरनल में नहीं आएगा। और हमसे बेसिकली यहाँ पे इंटरनल फोर्स ही पूछा गया है। हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है दैट इज पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, वर्कफोर्स भी आपकी बाहर से आ रही है तो ये भी आपका एक्सटर्नल हो जाएगा। चेंज इन लीडरशिप, अथॉरिटी स्टाइल है, मैनेजर का जो पैटर्न है, लीडरशिप स्टाइल है, दैट इज योर इंटरनल पार्ट। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा दैट इज सी। एंड फोर्थ देख लेते हैं, कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, ये भी एक्सटर्नल हो गया, तो ये हमारा राइट आंसर बनता है यहाँ से दैट इज सी, चेंज इन लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग सी। क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं। मोटिवेटिंग थ्रू रिवॉर्ड्स, आप रिवॉर्ड से अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट, ये हमारा किस टाइप के लीडरशिप में जाएगा? ये जाता है हमारा ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में, कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे कि आपके सबऑर्डिनेट आपसे मोटिवेट हो, तो मोटिवेटिंग थ्रू रिवॉर्ड्स हमारा आता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में। चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कहीं भी ये चेंजिंग वाला वर्ड लेके आ रहे हो दैट मीन्स यू आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, तो यहाँ पे चेंजिंग से ही वैसे हमने कैच कर लिया दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। इवन देन हम रीड कर लेते हैं, चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन बाय क्रिएटिंग एंड कम्युनिकेटिंग विजन, दैट इज हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंसिंग बाय डेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड चार्म, ये हमारे आ जाएंगे कैरिस्मेटिक लीडरशिप। मॉडिफाइंग स्टाइल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ फॉलोअर्स, अगर आप अपने लीडरशिप स्टाइल को मॉडिफाई कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर फॉलोअर्स, दैट इज योर सिचुएशनल लीडरशिप। आंसर चेक कर लेते हैं। मोटिवेटिंग थ्रू रिवॉर्ड्स, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन बाय क्रिएटिंग एंड कम्युनिकेटिंग विजन, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। इन्फ्लुएंसिंग बाय डेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड चार्म, कैरिस्मेटिक लीडरशिप। मॉडिफाइंग स्टाइल विद रिस्पेक्ट टू रेडीनेस ऑफ फॉलोअर्स, सिचुएशनल लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। इन द एडल्ट ईगो स्टेट्स द ट्रांजैक्शन प्रोसीड इन एन इफेक्टिव मैनर, अगर आपका जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है या सुपीरियर सबऑर्डिनेट है या मैनेजर और आपके एम्प्लॉयज हैं, वो दोनों ही एडल्ट ईगो स्टेट में डील कर रहे हैं, तो जो ट्रांजैक्शन है वो इफेक्टिव होगा, बिल्कुल ठीक है। रैशनल मैनेजर की भी थिंकिंग है और उसके एम्प्लॉयज की भी थिंकिंग है, तो उनका ट्रांजैक्शन मोस्ट इफेक्टिव होगा, ये स्टेटमेंट यहाँ से ठीक है। नेक्स्ट, इन द एडल्ट एंड चाइल्ड ट्रांजैक्शन द मैनेजर में वार्न और एप्रिशिएट द एम्प्लॉयज, क्या एडल्ट ईगो स्टेट में मैनेजर वार्न करता है अपने एम्प्लॉयज को? वो किस स्टेट में आता है? पहले आप मेरे को बताइए हमारे 3 ईगो स्टेट्स क्या होते हैं? दैट इज पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो एंड चाइल्ड ईगो। ये जो होता है वार्निंग वाला पार्ट, ये हमारा आता है पेरेंट ईगो में, ये आपका एडल्ट और चाइल्ड में नहीं आएगा, तो हमारा स्टेटमेंट सेकंड यहाँ से गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। आंसर चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर आर कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, ये हमारे एटीट्यूड्स के कंपोनेंट्स हैं, बिल्कुल ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड सोशल स्किल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये हमारे इमोशंस के कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ से हमारे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है।
अफेक्टिव कॉग्निटिव बिहेवियर कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड हमें पता है, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, ये हमारे इमोशनल कंपोनेंट्स होते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप खुद देख रहे होंगे कि लीडरशिप स्टाइल पे घुमा फिरा के कहीं ना कहीं आपसे एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो जो लीडरशिप के मॉडल होते हैं, ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, लेजिस फेयर, ये आपको पता होना चाहिए। और मीनिंग लीडरशिप, ये हमने एक सेंटेंस दिया हुआ है, लीडरशिप मोटिवेट्स द पीपल टू डू वर्क, नॉट द पावर ऑफ द मनी। जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहा है वो मॉनेटरी फैक्टर बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं कर रहा है, लीडरशिप मोटिवेट कर रहा है। ये के मॉडल में आता है, ये आता है हमारा कस्टोडियल मॉडल में। हालांकि यहाँ मॉनेटरी फैक्टर्स भी इन्वॉल्व तो होता है, लेकिन जो उसको मोस्ट इफेक्टिव मोटिवेट करता है वो उसको मोटिवेट करता है लीडरशिप का स्टाइल। तो ये हो गया हमारा कस्टोडियल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करिए। Which of the following is not a dimension of organizational climate stated by Likert? लेकिन हमें 6 डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के दिए। लास्ट सेशन में अच्छे से इसको पता कि लिकर्ट के क्या 6 डायमेंशन हैं। एंड ये मेरे को बताइए, जिस स्टूडेंट को बताया कि हु एड द 7 डायमेंशंस इन द कल्चर डायमेंशन। लिकर्ट ने 6 डायमेंशंस दिए थे हमें पता है, लेकिन 7 डायमेंशंस ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के किसने दिए थे पता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। लिकर्ट के 6 डायमेंशंस में क्या है। मैं यहाँ इनका शॉर्ट लिख रही हूँ, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। LCM DGC, ये हैं लिकर्ट के 6 डायमेंशंस। इनका L फॉर CM स्टैंड फॉर GC। ये जिसको भी पता है प्लीज फटाफट से टाइप कर दीजिए। ये बेनिफिटेड नहीं है, ये आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। अब हमें पता है कि यहाँ हमें L भी देखने को मिल रहा है, M D भी A नहीं है, तो यहाँ से हम इसको एफिलिएशन को हटा देंगे। दैट इज एफिलिएशन नॉट इन लिकर्ट 6 डायमेंशंस। ये स्लाइड हम हटा देते हैं क्योंकि ये आपको ही टाइप करके मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा एजर्शन एंड रीजन में से है। एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में पहले आप एजर्शन पढ़िए, फिर रीजन पढ़िए, फिर वापस एजर्शन पे जाइए कि क्या ये जो रीजन इसका यही है जो नीचे हमें एक्सप्लेन किया गया है। हम देख लेते हैं क्या है हमारा एजर्शन। कॉन्टिन्यूअस एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अवर्ड्स द विल लूज सिचुएशन। अगर आप कंटिन्यूअसली बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हो तो आप विल लूज सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हो। हाँ, ये हो सकता है। अब क्या है, एनालाइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प्स इन फाइंडिंग द गैप्स इन द स्किल सेट। जब आप एनालाइज करते हो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, वो आपको हेल्पफुल होता है आप गैप्स फाइंड करने में कि क्या गैप है जो कि हमें फुलफिल। ये 100% हेल्पफुल होता है आपके लिए। लेकिन क्या ये इसका एक्चुअल रीजन आपको लग रहा है कि यहाँ जो मैं बताएगा कि विल लूज सिचुएशन को अवॉइड करने में कंटिन्यूअस एनालिसिस हेल्प करे, ये रीजन इसको फुलफिल कर रहा है? स्टेटमेंट तो दोनों ही करेक्ट है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहां से जो हमारा आंसर है दैट इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से असर्शन एंड रीजन में से है। क्वेश्चन रीड करते हैं। ग्रेट मैन थ्योरी एंड ट्रेट थ्योरीज ऑफ लीडरशिप सजेस्ट दैट लीडर आर बोर्न नॉट मेड। ग्रेट मैन और ट्रेट थ्योरीज में बिल्कुल हमें यही बताया गया था कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। रीजन क्या दे रहा है इसका हमें, लीडरशिप इज अबाउट डेवलपिंग अ विजन फॉर फ्यूचर रेदर देन जस्ट अलाइनिंग पीपल। क्या इसका रीजन कहीं भी आपको लग रहा है कि हमें ग्रेट मैन थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है या ट्रेड थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है? हालांकि स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लीडरशिप इज अबाउट डेवलपिंग अ विजन फॉर फ्यूचर रेदर देन जस्ट अलाइनिंग द पीपल, बट ये हमारा इस एजर्शन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो यहाँ भी हमारा आंसर फिर से यही हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर चेक कर लीजिए आप इसका। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन रीड करिए। रिलेटिवली स्टेबल सेट ऑफ में एक स्टेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल को। ये हमारा, अगर आप पर्सनैलिटी मीनिंग भी पढ़ोगे ना, उसकी जस्ट कोई एक भी डेफिनेशन उठा के पढ़ोगे
आपको वहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, दैट इज पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लर्निंग के ऊपर है। लर्निंग रिफर्स टू रिलेटिवली अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स practice and experience and supports normal behavior to meet new challenges। बताइए स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल 100% सही है। लर्निंग आपका होता ही है, लर्निंग इज रिलेटिवली अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। लर्निंग आपका लाइफ टाइम तक लर्निंग चलता ही चलता रहता है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट आंसर। आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ ये 50 क्वेश्चंस आप हर यूनिट वाइज लगा लीजिए। बिलीव मी स्टूडेंट्स, इसके बाहर बहुत ही एक्सट्रीम का कोई कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज आप जो काम पैटर्न पूरा इसी अराउंड फ्रेम हो, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप बड़े ही आराम से अपना पेपर सॉल्व कर पाओगे अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर रहे हो तो। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। विशल ब्लोइंग, ये हमारे यूनिट सेकंड का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज विशल ब्लोइंग। विशल ब्लोइंग बेसिकली क्या होता है? विशल ब्लोइंग एक एक्टिविटी है बाय, वो आपकी कंपनी का हो सकता है, कोई कस्टमर हो सकता है, या तो वो अपनी आइडेंटिटी को शो करेगा या हिडन आइडेंटिटी में आपकी कंपनी की कोई अनएथिकल एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी, फ्रॉड एक्टिविटी या कुछ भी जो आपके लिए अनसेफ है उसको ओपन करता है इन फ्रंट ऑफ अदर एम्प्लॉयज। ये दैट इज द पर्सन हु इज विशल ब्लोअर, और जो वो ये एक्टिविटी कर रहा है दैट इज विशल ब्लोइंग। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? विशल ब्लोइंग इज नॉर्मली अनजस्टिफाइड इन द केस ऑफ, विशल ब्लोइंग किस केस में अनजस्टिफाइड होगी? अगर जो आपका मोटिव है दैट इज अल्टीरियर एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बिल्कुल ठीक है। अगर आपका ब्रीच, अगर आप अपने अदर एम्प्लॉयज का ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हो, आपका अल्टीरियर मोटिव है, तो विशल ब्लोइंग दैट इज अनजस्टिफाइड, बिल्कुल ठीक है। टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में कुछ कर रहे हो तो विशल ब्लोइंग अनजस्टिफाइड नहीं, दैट इज जस्टिफाइड, तो ये नहीं होगा यहाँ से। इनसफिशिएंट एविडेंस, अगर आप विदाउट एनी एविडेंस कुछ भी ऐसे ही ब्लेम लगा रहे हो किसी के ऊपर, दैट इज अनजस्टिफाइड, ये भी यहाँ से हमारा ये आंसर हो सकता है। टू इंस्पायर अदर एम्प्लॉयज, ये नहीं आएगा, तो हमारे इसमें आएगा ए एंड सी ओनली। आंसर चेक कर लेते हैं, दैट इज ए एंड सी। विशल ब्लोइंग को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, प्लीज ये स्लाइड एक बार रीड कर लीजिए। ये टॉपिक ही अपने में काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। विशल ब्लोइंग इज द एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन, often an employee, revealing information about activity within a private or public organization that is deemed illegal, immoral, illicit, unsafe or fraudulent। कोई भी इस टाइप की एक्टिविटी को ओपन अप करना, दैट इज विशल ब्लोइंग। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम जो अगले सेशन में वो हम कवर करेंगे अपनी यूनिट थर्ड, उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट PYQs। Thank you. Have a nice day. Bye.